डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन स्वचालन का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। तो स्वचालन का अर्थ ये होता है कि कुछ आपने प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कुछ आपने अनुदेश दिए हुए हैं और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन से वो स्वतः सेंस करके उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगर वो कार्य संपादित करता है तो वो ऑटोमेशन कहलाता है। इसको अगर अच्छी तरीके से डिफाइन करें तो उत्पादन कार्य एवं उसके नियंत्रण की वह प्रौद्योगिकी जो यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर आधारित तंत्रों के अनुप्रयोग पर आधारित हो, वो स्वचालन कहलाती है। In English, we can define automation is a technology concerned with the application of mechanical, electronic, and computer-based system to operate and control production. मतलब मानवीय हस्तक्षेप जिस प्रोसेस में कम हो वो प्रोसेस ऑटोमेशन कहलाती है। कि इट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्रामिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द मशीन, प्रोग्रामिंग के आधार पर और उनके अनुदेशों के आधार पर अगर कोई उत्पादन प्रक्रम में कार्य हो रहा है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप कम है तो उसे हम क्या कह देंगे? स्वचालन कहेंगे। नेक्स्ट, कि इस प्रौद्योगिकी में जो कार्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें स्वचालन के घटक भी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसमें सम्मिलित हैं, दोज हु आर इंटरफेयरिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, तो दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। अब उन्हें हम एक एक करके देखें कि सबसे पहला जो है ऑटोमेटिक मशीन टूल्स। अगर किसी प्रोसेस को ऑटोमेशन पे ले जाना है तो आपको ऑटोमेटिक टूल्स लगाने पड़ेंगे। पार्ट्स के प्रोसेसिंग में प्रयुक्त स्वचालित मशीनी औजार आपको लगाने पड़ेंगे। स्वचालित समन्वयोजन मशीनें, ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स आपको लगाने पड़ेंगे कि जो है स्वचालित वो उस प्रोसेस पे जाए, उस मशीन पे जाए और वहाँ उसकी असेंबली होने लगे। औद्योगिक रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक रोबोट्स क्या करते हैं कि जो है वो स्वतः जो उनको प्रोग्रामिंग हमने करके दिया है वो सेंस करके वह कार्य करते हैं। ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम की हम बात करते हैं कि स्वचालित जो है पदार्थ हस्तांतरण का कोई प्रणाली लगा हो। जैसे आजकल जो है हर मशीन पे एक ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स जो होते हैं, जो ट्रॉली सिस्टम होता है, वो ट्रॉली सिस्टम हर एक मशीन के मशीनिंग सेंटर पे जाता है। वहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाता है उसमें रखते हैं, वो सीधे वेयर हाउस की तरफ चला जाता है। तो जो है ये ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम हो गया कि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा हुआ है। आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, उस कन्वेयर बेल्ट पे रखा, वो वहाँ से स्वचालित होकर सीधे भंडारण में चला गया। नेक्स्ट है फीडबैक नियंत्रण। फीडबैक कंट्रोल की जो भी आपने प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो उत्पाद को आप बना रहे हैं, उस उत्पाद को बनाने के लिए उसमें कुछ अगर कमी है, वो मानक के अनुसार उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कंप्यूटर कंट्रोल हम कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल हम कर सकते हैं। उनके उस फीडबैक के आधार पर हम उसको सुधार कर सकते हैं। विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को नियंत्रित करने, अनेक प्रकार के डेटा इकट्ठा करने और विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। जो भी हमारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं, जो अन्य क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करने में, उन सब से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करने में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्वचालन के बारे में कहा गया है वो ये कहा गया है कि स्वचालन उत्पाद का उत्पादन मूल्य कम करने, द मेन फैक्टर इज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद का उत्पादन मूल्य कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट। इसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रह जाता है। अगर कोई भी प्रोसेस में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बिकॉज द एक्यूरेसी वी गेट फ्रॉम द मशीन्स आर फार बेटर देन वी आर डूइंग मैनुअली। अगर कोई कार्य हम हाथ से कर रहे हैं, अगर हाथ से आप ड्राइंग बना रहे हैं, हम मिनी ड्राफ्टर से अगर ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसकी एक्यूरेसी में और जो हम कंप्यूटर पे एक लाइन बना रहे हैं, ड्राइंग्स बना रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी में अंतर आ जाती है। तो सो वी गेट एक्यूरेट ड्राइंग्स फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की सहायता से हम कोई रेखा खींचें, कोई ड्राइंग बनाएं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, यद्यपि हम उसे मैनुअल बनाएं। अब स्कोप क्या है? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन का जो स्कोप है वो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी हम ऑटोमेशन को
यूज करना शुरू करते हैं, स्वचालित जो है भरण एवं निस्तारण, अर्थ एवं पूर्ण स्वचालित सामग्री हस्तांतरण, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स, ट्रेसर, कैम, प्लग बोर्ड, न्यूमेरिकल कंप्यूटर कंट्रोल, फुली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आते हैं। जो भी ये सारी चीज़ें जब हम इंस्टॉल कर देंगे किसी फैक्ट्री के अंदर, रोबोट्स को लगा दिया हमने, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लगा दिया, सीएनसी कंट्रोल मशीन लगा दिया, तो ये सारे चीज़ों को अडॉप्ट कर लेने के बाद वो हमारा सिस्टम जो हो जाता है वो ऑटोमेशन सिस्टम हो जाता है। जैसे कहीं पे आप अभी देखें, हर स्टेशंस पे और हर भीड़ भाड़ वाले जगह पे जहाँ एक फ्लोर से दो फ्लोर पे जाना है, मेट्रो स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे भी, बस स्टैंड्स पे भी हम देखते हैं कि जो स्वचालित सीढ़ियाँ हो गई हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि उस सीढ़ियों को, एक ट्रैक को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, दूसरे ट्रैक को ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो वो सिस्टम ऑटोमेशन हो गया। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कितने होते हैं, कितने टाइप्स का ऑटोमेशन होते हैं। तो पहला टाइप ऑफ ऑटोमेशन है फिक्स्ड ऑटोमेशन। दूसरा टाइप आपका ऑटोमेशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, योजना योग्य संचालन। तीसरा जो ऑटोमेशन है वो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, नम या लचीला स्वचालन। तो जो नियत स्वचालन होता है, फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है, उसके अंतर्गत वे सभी तंत्र जिसमें विनिर्माण के लिए प्रक्रम अथवा समन्वयोजन, असेंबली कार्यों का अनुक्रम उपस्कर के विन्यास पर आधारित हो, तो उसे नियत स्वचालन कहते हैं। मतलब अगर हम कोई ऑटोमेशन, इक्विपमेंट का जो कर्म है, इक्विपमेंट जिस कर्म पे कार्य कर सकता है, या असेंबली का कार्य जिस सीक्वेंस में करना हो, तो ये अगर इस पे बेस्ड है, अगर उस पे वो आधारित है कि जो हमारा मशीन है, जो हमारा यंत्र है, उस पे जिस सीक्वेंस पे हम कार्य कर सकते हैं, या जो असेंबली के कार्य का, जो हमारे असेंबली कार्य, समन्वयोजन कार्य का जो हमारा कर्म है, उस कर्मानुसार, उस अनुक्रम के अनुसार अगर हम विनिर्माण करते हैं, दो चीज़ें इसमें आ गई। पहली चीज़ ये आई कि यदि हम अपने कार्यों का अनुक्रम उपस्कर के विन्यास, इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित करके चलाएं, तो उपस्कर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमने ये कहा कि कोई मशीन टूल है, या कोई आपका एस्केलेटर का ही मैं अगर केस स्टडी करूं, उसका एग्जांपल लूं, तो केस स्टडी अगर एस्केलेटर की हम बात करें, तो वो फिक्स्ड ऑटोमेशन में इसलिए है कि उसको उसी सीक्वेंस में एक एक स्टेप आगे निकलते चलते जाना है, ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना है वो, या फिर हम जो लोग उस पर चढ़ रहे हैं उनको कर्मानुसार वो ऊपर लेके जा रहा है। तो उस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स्ड जो होती है ऑटोमेशन कहलाती है। फिक्स्ड ऑटोमेशन इज ए सिस्टम इन विच द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा इक्विपमेंट है उसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम अपने कार्यों को क्रमबद्ध कर देते हैं, ये हमारा होता है फिक्स्ड ऑपरेशन। फिर से आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि जिस स्वचालन विधि में हम अपने यंत्र के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अपनी क्रियाओं को अनुक्रम के अनुसार कर दें, तो ये स्वचालन कहलाता है। इस स्वचालन को डेट्रॉयट प्रकार का स्वचालन भी कहते हैं, डेट्रॉयट। नियत संचालन के प्रमुख जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरीके से हैं। पहला, उच्च उत्पादन दर, हाई प्रोडक्शन रेट, बिकॉज बार बार हमें चेंज नहीं करना है, हमें एक सीक्वेंस पता है, उसी सीक्वेंस पे हमें अपना कार्य को करना है, तो हाई प्रोडक्शन रेट आ जाता है। निम्न उत्पादन लागत प्रति यूनिट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट होता है। फिर उत्पादन के डिज़ाइन में परिवर्तन संभव नहीं होता है, नो चेंज इज पॉसिबल इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन बिकॉज वंस वी स्टार्टेड द फंक्शन। एक बार हम लोगों ने अपनी विधि को चालू कर दी तो वो सीक्वेंस के अनुसार, हमने मशीन के सीक्वेंस के अनुसार उसे कर दी, तो उस दौरान हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रारंभिक निवेश बहुत अधिक होता है, क्योंकि सारी जो है ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, तो जो हमारी इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है इसमें वो अधिक होती है। अब दूसरी जो हमारी आती है वो है योजना योग्य संचालन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो इस संचालन में मशीनों का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों के की क्रियाओं के क्रम में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित कर सके।
इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो परिवर्तन हमारे प्रोडक्ट के लिए होता है उस परिवर्तनों को हम समायोजित कर सकें, एडजस्ट कर सकें। इस स्वचालन में ऑपरेशन क्रम को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त निर्देशों का प्रोग्राम बनाया जाता है जिसे उपक्रम समझ सके तथा कार्यान्वित कर सके। इसके लिए योजना योग्य स्वचालन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो योजना है, जो प्रोग्राम की योजना है, जो स्वचालन की योजना है, जो क्रियाओं की क्रम है, इनको हम एडजस्ट कर देते हैं और इनके जो क्रिया की जो क्रम है उसको नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त प्रोग्राम बना देते हैं। तो संयुक्त प्रोग्राम में क्या होता है कि हम उस हमारे पास उपलब्ध प्रोग्रामों में से हम जो है यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन ये सिस्टम इन विच सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन एज वेल एज द टूल कैन बी चेंज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि जो है क्रमबद्ध तरीके से हम उसमें जो चेंज करने की गुंजाइश रखते हैं और एज पर द टूल, जो टूल का है वो हम एज पर द सीक्वेंसिंग, एज पर द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन के सीक्वेंस के अनुसार हम टूल को चेंज कर सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम है उसके अनुसार। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी पहली विशेषता ये है कि मशीनों को प्रारंभिक लागत अधिक, इसमें भी यही चीज़ है कि जो हमारी मशीनों की प्रारंभिक लागत आएगी वो अधिक होगी। दूसरी चीज़, उत्पादन दर नियत स्वचालन की अपेक्षा कम होगी। इसमें लेस प्रोडक्शन रेट होगा क्योंकि बार बार आपको प्रोग्राम चेंज करना है, टूल चेंज करना है। सामान्य मशीनों का प्रयोग, यूज ऑफ जनरल मशीन्स। उत्पाद में परिवर्तन की क्षमता, कैपेबिलिटी टू चेंज इन प्रोडक्ट। एक से अधिक प्रकार के उत्पाद बना सकने के कारण यह बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त है कहने का मतलब कि जो है हम बैच प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक ही प्रकार की आइडेंटिकल अगर प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं तो हम लोग बैच प्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है नम्य या लचीला स्वचालन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो इस प्रकार का स्वचालन तंत्र योजना योग्य प्रोग्रामेबल स्वचालन तंत्र के विकास द्वारा बनता है। जो हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है उसका डेवलपमेंट करके हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन करते हैं। मतलब इसमें और हम लचीला हो जाते हैं और हम अलाउंसेस दे देते हैं। इसमें विशेष उत्पादन संयंत्र बिना कोई समय नष्ट किए एक से अधिक उत्पाद नए ऑपरेशन क्रम से बता सकने में समर्थ होता है, क्योंकि इस स्वचालन में बार बार जो है हमारे औजार तथा स्थापक को बदलने और मशीन की नई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें क्रम जो है अधिक उत्पाद करने के लिए जो क्रम है वो इसमें ऑलरेडी रहता है। उसमें हम बार बार औजारों को और फिक्सर्स को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने टूल टरेट लगा रखा है तो उसमें 4 टाइप्स के टूल लगे हैं। जो टूल की ज़रूरत पड़ी हमने चेंज कर दिया, उसको तुरंत उस सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लिया प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, फिक्सर्स हमारे पास लगे हुए हैं उसको हमने बदल दिया। तो इस तरीके से इसमें जो है हमारा समय भी कम लगता है और जो है हम इससे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को हम डेवलप कर देते हैं। अगर इसे मैं डिफाइन करूँ कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड सिस्टम इज़ वन that is capable to produce a variety of products with virtually no time lost to change over फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू नेक्स्ट। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हमारे पास कोई समय के नष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इतना सक्षम होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का जो प्रणाली होता है वो इतना सक्षम होता है कि बिना समय नष्ट किए वो आसानी से चेंज कर सकता है। तो इस स्वचालन की जो विशेषताएं हैं, हमारी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार की हैं कि इस प्रकार के स्वचालन में प्रारंभिक लागत अधिक होती है, क्योंकि हमने देखा कि तीनों संचालन में हमारी जो प्रारंभिक कॉस्ट होती है वो अधिक होती है। फिर जो है उत्पादन दर नियत स्वचालन से कम परंतु योजना युक्त स्वचालन से अधिक होती है। जो हमारा जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है उससे हमारा जो इसका प्रोडक्शन रेट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। उत्पाद के डिज़ाइन में हम परिवर्तन संभव कर लेते हैं, क्योंकि जो उत्पाद का डिज़ाइन है उसमें हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में वो डिज़ाइन संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें हमारा डिज़ाइन संभव हो पाता है। यह लगातार उत्पादन करने में सक्षम होती है, लगातार मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ ही नए नए उत्पाद भी आसानी से बनाए जा सकते हैं, इसलिए प्रणाली आजकल अधिक पसंद की जा रही है। अगर मैं तीनों ऑटोमेशन में डिमांड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डिमांड हमारा किस
ऑटोमेशन का है तो वो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का। आप ग्राफ भी देख सकते हैं, नम्य स्वचालन की ग्राफ जो है वो योजना युक्त संचालन की जो ग्राफ है, और जो हमारी हस्तचलित जो विधियां हैं उनका उत्पादों की संख्या जो है किस तरीके से, उत्पाद की मात्रा किस तरीके से बढ़ रहा है। नम्य स्वचालन में देखिए सबसे ज़्यादा चला जा रहा है, उत्पादन की मात्रा हमारा योजना युक्त स्वचालन में देख लीजिए वो भी ज़्यादा हो जा रहा है। उत्पादन मात्रा और उत्पादों की संख्या, ठीक है, इसके बीच में जो है ग्राफ हमारा ये बना हुआ है। तो उपरोक्त तीनों प्रकार के स्वचालनों में उत्पादन मात्रा, प्रोडक्शन वॉल्यूम तथा उत्पाद विविधता, प्रोडक्ट वैरायटी के संबंध को दिखाया गया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट वैरायटी हम बना सकते हैं। एल टाइप का, एम टाइप का बना सकते हैं। देखिए एल एम एच उत्पादों की संख्या बना सकते हैं हम। अब इसमें हम करते हैं कि क्या रीज़न है कि जो है हम ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कार्य में। तो सबसे पहला है कि मोर एंड इजी प्रोडक्शन, अधिक एवं सुगम उत्पादन के लिए जो है हम हस्तचलित मशीनों की तुलना करें तो हस्तचलित मशीनों की तुलना में जो हमारी स्वचालित मशीनें हैं उनके द्वारा जो है काफ़ी अधिक एवं सुगम जो है उत्पादन हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि श्रम लागत में कमी आती है, रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट, क्योंकि श्रमिकों की निर्भरता कम हो जाती है और मशीन पर निर्भरता अधिक हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर की ज़रूरत बढ़ जाती है और अनस्किल्ड लेबर की कमी कमी हो जाती है। अधिक सुरक्षित है, मोर सेफ है, क्योंकि हमें जो रिस्की कार्य होते हैं ऐसे प्रक्रम को स्वचालन द्वारा करने से अधिक सुरक्षित होता है। जैसे ऑटोमेटिक पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, तो उसमें क्या है कि खतरा नहीं है, मानव की खतरा नहीं होगी। तीसरा चौथा है विनिर्माण लीड समय में कमी हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन में लीड टाइम जो है कम है, क्योंकि ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट काम मशीन करता है, उस पर सारी चीज़ें प्रोग्रामेबल हैं, चेंज करने का है, सारी चीज़ें हैं, तो वो लीड टाइम जो होती है उसको कम कर देता है। क्वालिटी हमें अच्छी मिलती है, उच्च गुणवत्ता मिलता है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर कार्यदशा में सुधार होता है, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन हो जाता है, क्योंकि स्वचालन में श्रमिकों को कम शारीरिक परिश्रम कम हो जाता है, मेंटल परिश्रम हम ज़्यादा करते हैं तो उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और वर्किंग कंडीशन की बढ़ोतरी होती है कि अगर किसी को 1 घंटा और अधिक कार्य करना हो तो ही कैन डू और शी कैन डू। फिर स्क्रैप का बनना कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइंस हैं और जो प्रोसेस हैं वो सटीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो डिज़ाइन है, जो स्क्रैप है, स्क्रैप का बनना कम हो जाता है। फिर इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि संयंत्रों में जो है, जहाँ प्लांट है वहाँ कार्यस्थलों में मद रखी हुई अर्धनिरूपित मूल सामग्री को प्रक्रमणाधीन माल सूची कहते हैं, जो 50% कंप्लीट है, और उसको जो है हम क्या कहते हैं, प्रक्रमणाधीन, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट है वो। तो स्वचालित तंत्रों में यह कम रहती है इसके कारण, क्योंकि स्वचालित तंत्रों में जो प्रोडक्ट एक बार गया तो उस पर जितनी संपूर्ण क्रियाएं होनी है वो संपन्न होने के बाद ही वो सीधे स्टोरेज भंडारण में ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा चला जाता है। तो जो है ये कम, इसमें जो है कमी हो जाती है। रिडक्शन इन डिलीवरी टाइम, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन रेट क्या होता है, अधिक हो जाता है ऑटोमेशन को लाने के लिए, तो डिलीवरी टाइम हमारी कम हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा सामाजिक एवं व्यावसायिक कारण जो होता है, सोशल एंड कमर्शियल रीजन होता है, कि सामाजिक एवं व्यावसायिक कारणों से भी श्रमिकों का झुकाव आजकल सर्विस सेक्टर पे अधिक हो रहा है। इसलिए विनिर्माण कार्यों में स्वचालन अपनाने से दक्ष श्रमिकों की कमी और कुछ हद तक समायोजित किया जा सकता है। तो जो हमारे एफिशिएंट कर जो कुशल कारीगर होते हैं उनको हम जो है समायोजित कर सकते हैं, उनको कार्य मिल सकता है, क्योंकि वो कार्य जो है एफिशिएंटली कर सकते हैं। फिर अगला है जटिल प्रक्रियाओं की सभ्यता, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, जो हमारा मशीन्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जो कि मानव के द्वारा कराने में सक्षम नहीं हो पाता है आदमी। अब इसके एडवांटेजेज, ऑटोमेशन के एडवांटेजेज के साथ साथ हमारे कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि ऑटोमेशन के आने से, जैसे आप देख सकते हैं, अगर एग्जांपल दें कि जेसीबी से गड्ढे की खुदाई होती है। पहले गड्ढे की खुदाई में 10-20 लेबर लगते थे, 10 दिन का समय लगता था, तब गड्ढे खुदते थे। आज के टाइम में जेसीबी मशीन वही गड्ढे की खुदाई जो है 1 घंटे में करके चली जाती है, एक उसका ऑपरेटर होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी जो है हमारी ऑटोमेशन को लाने से बढ़ जाती है। फिर जो है हाई इनिशियल एंड कंट्रोल कॉस्ट, जो स्वचालन के लिए आवश्यक उपकरण लागत और नियंत्रण क्रिया लागत वो अधिक होती है, क्योंकि आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है। तीसरा है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड, सारी यंत्र हैं, तो यंत्रों का जो है जो अनुरक्षण जो कॉस्ट आती है वो अधिक होती है।
और इस पे जो इस सारी मशीन्स जो ऑटोमेशन की होती हैं, इसे दक्ष ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, स्किल्ड ऑपरेटर, ट्रेंड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, अनस्किल्ड वर्कर की आवश्यकता नहीं होती है। स्किल डिजाइनर्स की आवश्यकता होती है और मानव कौशल में कमी आती है, रिडक्शन इन ह्यूमन स्किल, क्योंकि ह्यूमन स्किल की कमी हो जाती है, इसलिए कि आपको जो अनुदेश दिए गए हैं ऑपरेटर वही अनुदेश को पालन कराएगा उस मशीन के द्वारा, तो मानव की जो है जो स्किल है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और उसी केवल एक ही प्रोसेस को मानव सीख पाता है उस मशीन पे कार्य करते हुए। फिर जो है हाईली स्किल्ड ऑपरेटर, हमें जो अधिक दक्षता वाले ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे मशीन्स जो होते हैं, ये सभी मशीन्स की जो वर्किंग होती है वो सिंपल एक ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो है हमें अधिक दक्ष जो है प्रोडक्शन सुटेबल हाई प्रोडक्शन जो हाई जो स्किल्ड लेबर हैं उनके लिए। और ये सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम अधिक उत्पादन के लिए ही हम ऑटोमेशन, जैसे अब एक छोटे से गड्ढे को खोदने के लिए हम जेसीबी को यूज नहीं कर सकते हैं, लंबे चौड़े एरिए के लिए अगर हमें यूज करना है तब हम जेसीबी को यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन को हम वहाँ फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे हमें अधिक उत्पादन के लिए यूज करना हो, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अभी करता हूँ कि कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण में क्या है, कि इसके अंतर्गत कैड कैम के सभी इंजीनियरिंग प्रकार, ऑल इंजीनियरिंग फंक्शन तथा कंपनी के व्यावसायिक प्रकार बिजनेस फंक्शन सम्मिलित होते हैं। हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स ऑल इंजीनियरिंग फंक्शंस ऑफ कैड कैम बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बिजनेस फंक्शन ऑफ द फर्म एज वेल। मतलब कहने का कि रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके प्रोडक्ट को डिलीवरी करने से लेके उसके फीडबैक को लेते हुए उस पर सुधार करने तक, बिजनेस को बढ़ाने तक सारा जो वर्क आता है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है, वो हो जाता है। और कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत होने से और उसके माध्यम से कार्य करने के कारण इसे हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे देते हैं। तो कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण के अंतर्गत ग्राहक के आदेश प्राप्ति से लेकर उत्पाद के लोडिंग तथा उत्पाद के सभी भौतिक क्रियाकलाप तथा सूचना प्रक्रम क्रियाकलाप कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत सारी जो फंक्शंस होती हैं एक प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदल के उसको सर्विस में देने तक की जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी हमारी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हैं। तो अगले लेक्चर सीरीज में जो है इसके सारे जो घटक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।